नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग का फर्स्ट लेक्चर लेकर आया हूं, जो साथियों आपके पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर में है। गाइस, ये टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में आपको पढ़ने को मिलेगा। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी ब्रांच में सेकेंड सेमेस्टर में आपको टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। उसी का आज मैं पहला लेक्चर लेकर आया। हालांकि यूट्यूब पर मैंने 2 वीडियो टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग के ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, लेकिन अब दोबारा स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि शुरू से ही पढ़ाया जाए, तो उसी का आज पहला लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर जो भी दोस्त हमारा नया अभी जुड़ा हो तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऑल अपडेट हमारी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की जो भी अपडेट होती है, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो चाहे रिजल्ट से रिलेटेड हो, और जो भी हमारा सब्जेक्ट्स जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी इस चैनल के द्वारा कराई जाती है। टेक्निकल सब्जेक्ट लाइक टेक्सटाइल फाइबर, टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग है। थर्ड सेमेस्टर में वीविंग प्रिपरेशन एंड स्पिनिंग प्रिपरेशन आपको बताऊंगा। फोर्थ और फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर तक की जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स की वीडियोस हैं वो आपको इस चैनल के थ्रू मिलेंगी। ओके, तो गाइस, जो भी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन करता हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर हमें मोटिवेट करे। ओके, तो चलिए देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर है, स्टार्टिंग से ही बिल्कुल है। तो देखिए, टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग को हम क्या करते हैं, 5 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैब्रिक जो हमारे पास होता है उसकी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फैब्रिक की क्या करेंगे, ब्लीचिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फैब्रिक की मॉइस्चराइजेशन करेंगे, फिर डाइंग करेंगे, उसके बाद प्रिंटिंग और फिर फिनिशिंग टेक्निक के लिए भेज देंगे। ओके, फिनिशिंग के बाद हमारा फैब्रिक जो तैयार फैब्रिक होता है वो सेलिंग के लिए चला जाता है। ठीक है, तो टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग को हम क्या करते हैं, 5 भागों में डिवाइड कर देते हैं। उन 5 भागों का अब हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लीचिंग के बारे में। ठीक है, ब्लीचिंग क्या होती है गाइस? ब्लीचिंग जो है आपको टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग में तो आप पढ़ ही रहे हो, और ये एग्जाम में ज़्यादा आने के इसके चांस रहते हैं कि ब्लीचिंग को परिभाषित कीजिए या डिफाइन कीजिए। 5 नंबर अथवा 2 नंबर में आपको ज़रूर मिल जाएगा ब्लीचिंग। ओके गाइस, तो देखिए, ध्यान से देखिए। और ब्लीचिंग 4th सेमेस्टर में एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एंड कलर। इसमें भी 5 नंबर में ब्लीचिंग के आने के चांस रहते हैं। 4th सेमेस्टर में आपको प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एंड कलर सब्जेक्ट में आपको ब्लीचिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो आप सेकेंड सेमेस्टर में ही ज़्यादा तैयारी कीजिए। तो गाइस, ब्लीचिंग क्या होता है गाइस? जब हमारा कॉटन जो है वो खेतों से आता है, कहाँ, इंडस्ट्री के लिए, तो वो हल्का हल्का येलो होता है। ठीक है, अब इस येलो कॉटन को की डायरेक्ट तो इस येलो कॉटन से हम आप बना नहीं लेंगे। उसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, लाइक डस्ट है और नोट सब्सटेंस आदि जो भी उसकी अशुद्धियाँ होती हैं, उस पर जो लीव्स लगी रहती हैं, कॉटन पर लीव्स हैं, इनको हटाना आदि अशुद्धियाँ। और इसका मेन काम होता है, क्या होता है कि जो हमारा कॉटन आता है इंडस्ट्री से वो कैसा होता है, येलो टाइप का होता है। तो ब्लीचिंग में क्या होता है, इस येलोनेस को हम क्या करते हैं, वाइटनेस में बदलते हैं। येलो को क्या करते हैं, वाइट, क्योंकि कॉटन डायरेक्ट येलो कॉटन से तो हम फैब्रिक बना नहीं लेंगे, बन जाएगा लेकिन वो ज़्यादा सेल नहीं होगा। इस वजह से हम वो येलोनेस हटाते हैं ब्लीचिंग के थ्रू और कॉटन को क्या करते हैं, वाइट बनाते हैं। ब्लीचिंग के द्वारा हम 2 प्रकार की इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धियाँ रिमूव करते हैं। कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं? एक तो नेचुरल अशुद्धियाँ होती हैं और दूसरी एडिड इम्प्योरिटीज होती हैं। तो ब्लीचिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, 2 टाइप की अशुद्धियाँ रिमूव करते हैं। अब ब्लीचिंग के ही अंदर बात करते हैं हम स्टिचिंग के बारे में। गाइस, क्या होता है
कि हम कॉटन का क्या करते हैं, यार्न बनाते हैं। लगभग इसकी लंबाई क्या करते हैं, 60 से 70 मीटर के आसपास रखते हैं। अब हमें अगर ज़्यादा लंबाई का यार्न चाहिए तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक यार्न को दूसरे यार्न से जोड़ेंगे। अब एक यार्न को किसी दूसरे यार्न, लाइक हम ये भी बोल सकते हैं कि एक मतलब छोटा सा फैब्रिक है जिसकी लंबाई आप 60 से 70 मीटर की ले सकते हैं। अब उस फैब्रिक को किसी जब दूसरे फैब्रिक से जोड़ेंगे तो उसको हम बीच में जो ज्वाइंट पड़ेगा उसको हम स्टिच कहते हैं, और इसी को हम क्या बोलेंगे, स्टिचिंग बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि ग्रे क्लॉथ अधिकतर 60 से 70 मीटर की लंबाई में मिलता है। यदि रंगाई मशीन की क्षमता अधिक हो तो इन टुकड़ों को जोड़कर बड़ा लॉट बना लिया जाता है। तो क्या मतलब है इसका, कि हमारा जो क्लॉथ है वो ज़्यादा लंबाई का मिनिमम 60 से 70 मीटर्स की लंबाई में ही मिलता है। अब अगर हमें ज़्यादा अधिक लंबाई का कपड़ा चाहिए और हमारी मशीन जो है उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी अधिक है, तो हम क्या करेंगे, उसको जोड़ कर एक बड़ा सा लॉट बना लेंगे। ठीक है, जिससे रंगाई के दौरान मशीन की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके तथा बार बार कपड़ा लगाने की असुविधा से बचा जा सके। अब गाइस क्या होगा कि यदि हमारा 60 से 70 मीटर का ही हम कपड़ा बना लेंगे तो इसको बार बार जोड़ने में कठिनाई होगी। तो अगर हमारी मशीन बेस्ट क्वालिटी की है तो इसको हम इसके थ्रू एक बड़ा सा मतलब लंबा सा फैब्रिक तैयार, इसका बड़ा सा लॉट बना लेंगे। ठीक है, तो इसको बार बार जोड़ने की असुविधा से हम बच सकते हैं। ठीक है, कपड़ों को जोड़ने के लिए स्टिचिंग मशीन का उपयोग होता है। तो आपको मालूम ही होगा कि कपड़ों यानी फैब्रिक को ज्वाइंट करने के लिए क्या होता है, स्टिचिंग मशीन की आवश्यकता होती है। सिकंदरपुर जाओ। तथा इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्टिचिंग। ओके, तो स्टिचिंग तो आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट, अब स्टिचिंग तो हो गई, कपड़े को हमने यानी फैब्रिक को हमने ज्वाइंट कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी ब्रशिंग करते हैं। ब्रशिंग आप चाहे समझ ही सकते हो कि घरों में क्या करते हैं, जब हम फैब्रिक को धुलते हैं तो उससे ब्रशिंग के थ्रू उसमें जो भी डस्ट आदि होती है उसको हम रिमूव करते हैं। तो वही सेम प्रोसेस इसमें फॉलो होती है। ओके, तो कपड़े की जब हम स्टिचिंग कर लेते हैं उसके बाद ब्रशिंग करते हैं। ठीक है, इसमें कपड़े की ऊपरी सतह पर लगी अशुद्धियों को, ठीक है, कपड़े के ऊपर जो भी अशुद्धियां लग जाती हैं उनको हम ब्रश की सहायता से, हेल्प ऑफ ब्रश क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कपड़े से क्या डस्ट आदि को रिमूव करते हैं, वही सेम प्रोसेस है। कपड़े से धूल तथा अन्य अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं गाइस, ब्रशिंग बोलते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट, हम ब्रशिंग के बाद फैब्रिक की शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग में देखिए, जब कपड़े पर क्या होता है गाइस, जब कपड़े पर बुशिंग कर दी जाती, क्या कर ब्रशिंग कर दी जाती है, उसके पश्चात क्या कर, जब कपड़े पर कॉटन हमारा है, कॉटन पर जब आप ब्रशिंग करेंगे तो आफ्टर ब्रशिंग क्या होगा, फैब्रिक पर कुछ रेशे समान उभर आएंगे। ठीक है, तो अब शेयरिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो वो रेशे निकले होते हैं इन रेशों को काट छाट कर छोटा करते हैं। ठीक है, जिससे डाइंग प्रिंटिंग में प्रॉब्लम उत्पन्न ना हो। गाइस क्या होगा कि अगर हमारा रेशा ऊपर उठा, कोई हमारा फैब्रिक से 2-3 रेशे ऊपर की तरफ आ गए और जब हमने उस पर क्या डाइंग की तो वो रेशा ऊपर कलर हो गया। ठीक है, उसके नीचे जो हमारा फैब्रिक है वो डाइंग हुआ ही नहीं। जब रेशा अलग होगा तो फैब्रिक हमारा खराब लगेगा, सेल अच्छा नहीं होगा। तो शेयरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हम इन रेशों को काट छांट कर छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो ये धागे रंगाई करते समय उतनी अच्छी चमक नहीं दे पाते। ठीक है, अगर हमारा जो वो रेशा है उसको अगर मैंने कलर कर दिया, उसको काट छाट कर छोटा नहीं किया तो उतनी अच्छी चमक नहीं आ पाती है। ठीक है,
इसे मशीन, अब इसमें क्या होता है, इसको काट छाट कर छोटा करने में क्या होता है, मशीन में तेज धार वाले ब्लेड लगे रहते हैं जो क्या करते हैं, बहुत ही स्पीड से घूमते हैं। अब इस फैब्रिक को क्या करते हैं, इन ब्लेड्स के बीच से गुजारते हैं, तो उसे फैब्रिक की सतह सभी, तो क्या करते हैं, ब्लेड्स के जब बीच से गुजारेंगे तो फैब्रिक की सतह पर जितने हमारे फाइबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, अब शेयरिंग प्रोसेस के बाद हम क्या तुरंत सिंजिंग करते हैं। सिंजिंग प्रोसेस में क्या होता है इसमें क्या होता है, फैब्रिक पर जो रेशे उपस्थित होते हैं इनको रिमूव करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के बाद फैब्रिक पहले की अपेक्षा अधिक चिकना हो जाता है। शेयरिंग प्रोसेस में रेशे इनको काट छाट कर छोटा कर देते हैं, बट ज्यादा सरफेस से नहीं कट पाते हैं, जिससे हमारा जो फैब्रिक है वो अधिक चिकना नहीं हो पाता। और सिंजिंग में क्या होता है, जो इन रेशों को काट छाट कर छोटा करते हैं तो हमारा जो फैब्रिक होता है वो पहले की अपेक्षा बहुत अधिक चिकना हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या करते हैं, फैब्रिक को गर्म प्लेट या गैस फ्लेम के ऊपर से गुजारा जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक फिगर दिखाऊंगा गैस फ्लेम का। इस समय फैब्रिक की स्पीड क्या 160 से 300 मीटर पर मिनट रखते हैं। अगर इसकी स्पीड कम रखेंगे, ज़्यादा इतनी अधिक नहीं, माना अगर इसकी स्पीड हम 50 से 100 मीटर पर मिनट रख लें तो हमारा फैब्रिक क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है, तो स्पीड क्यों रखते हैं इतनी अधिक, ताकि हमारा फैब्रिक सिकुड़े ना या जल ना जाए। ठीक है, इस प्रोसेस के तुरंत बाद फैब्रिक को हम पानी में डुबो देते हैं ताकि फैब्रिक को ज्वलन से बचाया जा सके। अगर हम पानी में ना डुबोएंगे तो हमारा फैब्रिक काफ़ी कड़क हो जाएगा और कभी कभी एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिससे क्या होगा, फैब्रिक हमारा जल जाएगा। तो हम गैस फ्लेम के ऊपर से गुजारने के तुरंत बाद फैब्रिक को क्या करेंगे, तुरंत पानी में डुबो देंगे। ठीक है, तो सिंजिंग प्रोसेस में निम्न प्रकार की सिंजिंग मशीन प्रयोग में लाई जाती हैं। तो 3 तरह के इसमें सिंजिंग मशीन होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी प्लेट सिंजिंग मशीन, सेकंड होती है रोलर सिंजिंग मशीन, थर्ड होती गैस सिंजिंग मशीन, जो मैंने आपको अभी बताई थी और आपको अभी फिगर भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट देखिए गैस सिंजिंग मशीन का फिगर देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी फ्लेम है। देखिए इधर नीचे से भी फ्लेम निकल रही है और ऊपर से भी फ्लेम निकल रही है, यानी ऊपर से भी फ्लेम आ रही है और नीचे से भी, और हमारा बीच से क्या होगा, फैब्रिक गुजरेगा बीच से फैब्रिक। तो फैब्रिक के ऊपर भी साइड में जो फाइबर्स होंगे वो भी जलकर रिमूव हो जाएंगे और नीचे वाली साइड में भी जो भी फाइबर्स होंगे वो जलकर रिमूव हो जाएंगे। और इस प्रोसेस के तुरंत बाद यहाँ पे देखिए एक टैंक है और फैब्रिक को हम क्या करेंगे, इस टैंक में डुबो देंगे और इस टैंक में आने के बाद फैब्रिक हमारा ऊपर की ओर चला जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चला जाएगा। तो आपको गैस सिंजिंग मशीन समझ में आई कि फैब्रिक को क्या करते हैं, 2 गैस फ्लेम, एक ऊपर और एक नीचे, यानी 2 गैस फ्लेम के बीच से होकर गुजारते हैं और इससे गुजारने के तुरंत बाद फैब्रिक को किसी टैंक या जिसमें क्या वाटर है उसमें डुबो देते हैं और डुबोने के बाद हमारा फैब्रिक आगे की प्रोसेस के लिए चला जाता है। नेक्स्ट देखिए गाइस, देखिए यहाँ पे कुछ थ्योरी है जो मैंने आपको अभी बताई थी, सेम वही है। गैस सिंजिंग में क्या होता है, क्लॉथ की सतह पर जो उभरे हुए रेशे होते हैं वो क्या होते हैं, जलकर रिमूव हो जाती हैं। ये ज़्यादातर कपड़े के दोनों तरफ, ज़्यादातर नहीं हमेशा ये कपड़े के दोनों तरफ ही की जाती है। इस प्रक्रिया में फैब्रिक को गैस लपटों के ऊपर तेजी से 80 से 200 मीटर पर मिनट की स्पीड से गुजारते हैं। अगर इसकी स्पीड कम रखेंगे तो हमारा फैब्रिक जल जाएगा या सिकुड़ जाएगा, इसीलिए इसकी स्पीड ज़्यादा रखते हैं। सिंजिंग में जो गैस बर्नर का उपयोग किया जाता है उसके छेद साफ करते रहने चाहिए जिससे कि एक तार लपटें आए। अगर इसके जो छेद होते हैं वो साफ नहीं होंगे तो कहीं पे ज़्यादा लपट आएगी, कहीं पे कम, इससे क्या होगा, हमारा फैब्रिक जल सकता है। गैस सिंजिंग मशीन में क्या हम एलपीजी या ज़्यादातर एलपीजी का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सिंजिंग में अगर ठीक से लौ नहीं निकले, कभी लौ कम तथा कभी ज़्यादा हो तो पूरे फैब्रिक पर शॉर्ट मार्क्स यानी कि काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। गैस सिंजिंग में फैब्रिक के स्पीड फैब्रिक के क्वालिटी के आधार पर एडजस्टमेंट की जाती है। ओके गाइस,
नेक्स्ट प्रोसेस आती है डिसाइजिंग की। डिसाइजिंग क्या होता है गाइस? तो डिसाइजिंग प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य साइज मटेरियल को हटाना है। डिसाइजिंग साइज मटेरियल लाइक स्टार्च है, गम है, फॉल्टी कंपोनेंट्स हैं आदि को हटाना है। किसके थ्रू? डिसाइजिंग प्रोसेस के थ्रू। ओके गाइस, यदि साइज प्लेट पानी में अघुलनशील है, सॉरी गाइस, यदि साइजिंग प्लेट पानी में कैसी है? घुलनशील है। क्या? अगर हमारी साइज प्लेट जो है वो पानी में घुल सकती है तो फैब्रिक की पानी से क्रिया करा के साइजिंग इंग्रेडिएंट्स को अलग कर लिया जाता है। यदि साइज मटेरियल स्टार्च बेस होता है, स्टार्च अगर उसमें स्टार्च के थ्रू मैंने फैब्रिक को मतलब फैब्रिक के ऊपर स्टार्च लगाया तो पानी में तो वो क्या होगा? पानी में अघुलनशील होगा। इसलिए इसे इस प्रकार की साइजिंग को एसिड, ऑक्सीडेटिव एंजाइम आदि से क्या करते हैं? दूर करते हैं। ओके, डिसाइजिंग आप समझ गए होंगे। गाइस, इसे एक ना समझ में आया तो दोबारा स्किप करके समझ लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, डिसाइजिंग की 4 विधियां हैं। डिसाइजिंग प्रोसेस करने की 4 विधियां हैं। ओके, तो कौन कौन सी 4 विधियां हैं? रॉट स्टिपिंग है, एसिड स्टिपिंग है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है और एंजाइम डिसाइजिंग है। ठीक है, अब हम इन 4 विधियों का देखिए अच्छे प्रकार से अध्ययन करेंगे। देखिए, रॉट स्टिपिंग क्या होता है? इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? फैब्रिक को रॉट वाटर, जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, उसमें डुबोकर 12 से 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। हम कोई तरल पदार्थ ले लेते हैं जिसका तापमान हम 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच रखते हैं और फैब्रिक को उसमें क्या करते हैं? डुबो देते हैं। ठीक है, कितनी देर के लिए? 12 से 24 घंटे के लिए। फैब्रिक की अधिक समय तक जल में डुबोए रखने से जो स्टार्च होता है उसको हटाने में हमें सहायता मिलती है तथा इससे 2-3% तक जल में घुलनशील इम्प्योरिटीज भी दूर हो जाती हैं तथा फिर फैब्रिक को जल से धोने पर उससे स्टार्च की मात्रा दूर की जाती है। आप एक सिंपल सा उदाहरण ले लीजिएगा कि घरों में क्या करते हैं हम, जो हमारा चावल होता है, राइस होता है, राइस को क्या करते हैं? हम बॉयल कर लेते हैं, यानी कि उबाल लेते हैं। ठीक है, राइस को उबाल मतलब पका लिया, अच्छी तरीके से पका लिया। अब कोई फैब्रिक है उसके ऊपर क्या कर दिया मैंने? राइस को लगा दिया। अब उसको कुछ देर के लिए मैंने सुखा दिया। सुखा देने के पश्चात क्या होगा? हमारा राइस सूख जाएगा और उसके बहुत ही कड़क हो जाएगा। अब इस कड़कपन को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पे है कि उसको हम मतलब मैंने पानी उबाल लिया। ठीक है, साधारण जो हमारे नलों में पानी निकलता है वही पानी ले लीजिए। ठीक है, उसको मैंने उबाल लिया। उसका टेम्परेचर लगभग 30 से 40 डिग्री के बीच, मैंने 30 से 40 डिग्री के बीच हमने वो पानी उबाला। ठीक है, अब मैंने वो चावल लगाया था फैब्रिक पर, उस फैब्रिक को हम क्या करेंगे? उस पानी में डुबो देंगे लगभग 12 से 16 घंटे के लिए। ठीक है, उसके पश्चात हम फैब्रिक को निकालेंगे तो इससे हमारा जो चावल है वो आसानी से रिमूव हो जाएगा और जो भी फैब्रिक में अशुद्धियां होती हैं वो लगभग 5% के बीच रिमूव हो जाएंगी। एसिड स्टिपिंग में क्या होता है? इस प्रोसेस में फैब्रिक को 0.5 से 100% H2SO4 सॉल्यूशन में रूम टेम्परेचर या 40 डिग्री सेल्सियस पर भिगोते हैं। ठीक है, और जो हमारा एसिड होता है वो स्टार्च के साथ क्रिया करके उसे अपघटित कर देता है, जिसको बाद में पानी से धोकर दूर किया जाता है। ओके, और नंबर 3 आता है ऑक्सीडेटिव स्टिपिंग। इसमें गाइस क्या होता है? इस प्रोसेस में स्टार्च तथा अन्य इम्प्योरिटीज ऑक्सीकरण प्रक्रिया से पानी में घुल जाती हैं। कौन सी प्रक्रिया से? ऑक्सीकरण प्रक्रिया से, तथा फिर कपड़े को धोकर ये अशुद्धियां निकाल दी जाती हैं। इस प्रोसेस में निम्नलिखित ऑक्सीडेटिव एजेंट प्रयोग होते हैं, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 4th है एंजाइम डिसाइजिंग। इसमें क्या होता है? एंजाइम जो जैव उत्प्रेरक होते हैं, वे जैव उत्प्रेरक जो बंद डिब्बे में पाउडर के रूप में निष्क्रिय रूप से होते हैं, इन्हें सक्रिय करने के लिए हम टेम्परेचर रखते हैं 40 डिग्री से
डिग्री सेल्सियस के बीच, जिसका पीएच 5 से 7 के बीच होता है। और कॉमन सॉल्ट जो हमारा नमक होता है वो 1.79 ग्राम पर लीटर की आवश्यकता होती है। इसमें नमक सोडियम क्लोराइड की भी आवश्यकता होती है। एंजाइम स्टार्च को क्या कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। इस प्रोसेस में स्टार्च युक्त फैब्रिक को रॉ फॉर्म, जिसकी हम चौड़ाई रखते हैं 0.4 चौड़ाई में, एंजाइम सॉल्यूशन से पैन कराते हैं। ओके, साधारण तथा डिसाइजिंग सॉल्यूशन में 0.1% एंजाइम, 0.2% साल्ट जो हमारा नमक होता है, फैब्रिक बैट के अनुसार भर देते हैं। आवश्यक पीएच मान सॉल्यूशन का टेम्परेचर व एंजाइम की सांद्रता बोथ में ही, यानी दोनों में ही नियंत्रित की जाती है। 8 से 10 घंटे के बाद फैब्रिक को वॉशिंग मशीन में पानी के साथ धोया जाता है, जिससे अपघटित पदार्थ बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब गाइस नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्काउरिंग। व्हाट इज स्काउरिंग? गाइस ए डिसाइजिंग और स्काउरिंग इंपॉर्टेंट है, स्काउरिंग भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 नंबर में आने के चांसेस रहते हैं इसके। ठीक है, तो इस प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नेचुरल एडिड इम्प्योरिटीज, जो भी 2 प्रकार की अशुद्धियां मैंने आपको बताई थी, नेचुरल और एडिड, ये दोनों प्रकार की अशुद्धियां लाइक बॉक्स प्रोटीन नाइट्रोजन मटेरियल को क्या करता है, रिमूव करता है। इस प्रोसेस के बाद फैब्रिक एब्जॉर्बेंट बन जाता है, यानी सोखने वाला बन जाता है। ठीक है, स्काउरिंग प्रोसेस के बाद। अब देखिए इसमें क्या क्या हमारे जो भी ज़रूरत पड़ती है वो क्या, प्रेशर इसमें हमें रखना चाहिए 116 यानी 106 106 से 108 के बीच, और गैस प्रेशर ये है। और टेम्परेचर 130 डिग्री सेल्सियस के बीच रखते हैं। और सोडास 10% के बीच होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 से 3%, सोडियम सल्फेट 1% होता है। और हम इसे टाइम ड्यूरेशन इसकी होती है 8 से 10 घंटे। ठीक है, इसके बीच रखते हैं। जो इसका रेशियो होता है, मेट्रिकुलेशन रेशियो, जो भी 1 से 4 1:4 से 1:5 के बीच। ठीक है, अब देखिए स्काउरिंग मशीन, आप देखिए इसमें कीपर आता है, ये क्या करता है, बैच वाइज स्काउरिंग मशीन। ठीक है गाइस, कीपर जो हमारे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ओपन कीपर, प्रेशर कीपर किस में आता है गाइस, जब स्काउरिंग करते हैं उसमें कीपर मशीन का यूज किया जाता है। तो कीपर, ओपन कीपर और प्रेशर कीपर, ये 2 प्रकार के होते हैं। ओपन कीपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, एंड प्रेशर कीपर भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। और वर्टिकल प्रेशर कीपर इंपॉर्टेंट है गाइस। वर्टिकल प्रेशर कीपर देखिए, एक बेलनाकार लोह का बर्तन होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक ढक्कन लगा हुआ है, इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है गाइस। और इसमें द्रव को घुमाने के लिए, पंप ऊर्जा को बचाने के लिए हीट एक्सचेंजर तथा प्रेशर मापने के लिए प्रेशर इंडिकेटर तथा हवा तथा भाप और वाटर की लाइन लगी होती है। ठीक है, ये 5 फीट डायमीटर तथा 8 से 10 मीटर लंबाई का हो सकता है। अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको देखिए थोड़ा सही से समझाऊंगा, देखिएगा गाइस। यहाँ पे देखिए हमारा क्लॉथ है, ये क्लॉथ है। ठीक है, और गाइस क्लॉथ हो गया, और ये देखिए हमारा फ्लैश बॉटम है, यहाँ पे फ्लैश बॉटम है। ये पाइप पंप, इसके द्वारा पंप होता है, पाइप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कीपर आया। और देखिए ओपन कीपर क्या होता है गाइस, इसका यूज ज़्यादातर हम उन कपड़ों पर करते हैं जो रंगीन किनारों, रंगीन धागों या रंगीन पैटर्न के साथ। गाइस आपने साड़ी देखी हो, घरों में जो महिलाएं साड़ी पहनती हैं, उसकी किनारी पर जो एक छोटी सी 7-8 सेंटीमीटर की जो किनारी होती है बिल्कुल अंत में। ठीक है, तो उसका जो रंगीन पैटर्न होता है, इसको हम करने के लिए हम ओपन कीपर का यूज करते हैं। ओपन कीपर में निम्न 3 निर्देश होते हैं। फर्स्ट सोडास हम 2.0 से 4.0 के बीच रखते हैं। और सोडियम सिलिकेट ये 1.0 से 2.0 के बीच। और बेकिंग एजेंट जो है हम वो 0.2% से 0.6% के बीच रखते हैं।
सोडियम मेटासल्फेट 0.2% से 0.6% के बीच होता है, और सोडियम सल्फेट ये आवश्यकता अनुसार रखते हैं। ठीक है, जो हमारा मेट्रिकुलेशन रेशियो होता है वो 1.5 के आसपास होता है। टेम्परेचर हम 60 से 17 के बीच, और टाइम ड्यूरेशन होती है 8 से 12 घंटे। ठीक है, ये गाइस ओपन कीपर का देखिए चित्र है, ध्यान से देखिएगा। इसमें फैब्रिक भी है और पाइप है। ठीक है गाइस, तो बस आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो जल्द ही, बस 3-4 दिन में अगली वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो भी आपको डाउट इस वीडियो में हो या अन्य कोई भी सब्जेक्ट्स में हो, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के फर्स्ट से लेकर 6 सेमेस्टर के जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उनमें जो भी अगर आपको जो भी डाउट हो वो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल बालाजी इंस्टीट्यूट, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें उसके थ्रू भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इंस्टा आईडी भी है आपको डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू भी आप पूछ सकते हो। और हमारी ईमेल आईडी भी दी गई है, ईमेल आईडी पर आप मेल भी कर सकते हैं जो भी आपको डाउट हो। ठीक है, कमेंट करें, बूझें, अगर कुछ भी ना समझ में आए तो पता करें गाइस। ठीक है, मैं हर संभव प्रयास बताने का बहुत प्रयास करूंगा गाइस, और ये वीडियो बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगती है गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें तो मैं उतना ही बेस्ट कंटेंट लाने का प्रयास करूंगा गाइस। अभी मैं भी वो क्या है, व्हाइट बोर्ड पर क्लास नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी कैमरा की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से व्हाइट बोर्ड पर क्लास नहीं। अभी मैं ऐसे ही अपलोड वीडियो करता हूँ। कुछ दिनों बाद अगर आपका अच्छा सपोर्ट रहा तो आपको व्हाइट बोर्ड पे क्लास लूँगा। अगर इससे भी आपको बेहतर, आपने बहुत अधिक सपोर्ट किया तो जल्द ही आपके सामने डिजिटल बोर्ड से भी मैं क्लास लेने का प्रयास करूँगा। तो गाइस ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गाइज इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बालाजी इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगी। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है बालाजी इंस्टीट्यूट, उस पर विजिट कर सकते हैं। जो मैंने क्लास ली उसकी पूरी पीडीएफ आपको उस पर मिल जाएगी। ठीक है गाइज, ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं तक। जय हिंद।